नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ भाषा का अर्थ व उसके रूप। हम भाषा किस प्रकार लिखते हैं, भाषा लिखने का क्या तरीका होता है, भाषा में प्रयोग होने वाले वर्ण, शब्द ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इस सब के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि हमारा आएगा लिपि और व्याकरण के अंतर्गत। सर्वप्रथम भाषा आप सभी जानते हैं, भाषा होता है जो हम बोलते हैं या हम जिस तरीके से बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं वो भाषा कहा जाता है। तो भाषा का अर्थ समझते हैं, जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह साधन ही भाषा है। जैसे ये बहुत सुंदर फूल है, अगर मैं बोलती हूँ तो ये बोलकर बताई गई भाषा है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये पढ़कर समझी गई भाषा है। यानी कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों, बातों को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे की बातों, भावों, विचारों को समझने की कोशिश करता है। अब भाषा सिर्फ बोलकर ही नहीं बोली जाती है, भाषा ना सिर्फ लिखित ही पढ़ी जाती है। तो देखते हैं भाषा कितने प्रकार की होती है या भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला है मौखिक रूप, दूसरा है लिखित रूप। मौखिक जो शब्द है वो मुख से बना है, यानी कि जब मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर समझते हैं, उन्हें मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे यानी कि ऐसे भाव जो मैं आपको भी बोल रही हूँ और जो आप सुन रहे हैं, वो दोनों ही मौखिक रूप में आएंगे। मेरा बोलना और आपका सुनना ये दोनों ही मौखिक के उदाहरण में आएंगे। तो जब मैं आपको समझा रही हूँ या आप किसी को अपनी बात समझाते हैं, वो ध्यान से सुनता है, तो ये सारे हमारे मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है एक बच्चे और माँ के वार्तालाप के द्वारा। बच्चा: माँ, स्कूल की तरफ से हमें पिकनिक पर मसूरी ले जा रहे हैं। माँ: अच्छा, पिकनिक ले जाने के लिए तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए? उनकी एक सूची बना लो जिससे कोई सामान भूल ना जाए। बच्चा: ठीक है माँ। तो ये यहाँ पर बच्चों और माँ के बीच में वार्तालाप हो रहा है, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। अब आता है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा एक बृहद भाषा है जिसमें हम किताबें, पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं सभी पढ़ते हैं। यानी कि जब मन के भावों अथवा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा पढ़कर समझते हैं तो उन्हें लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अखबार में लिखी हुई भाषा, किताबों में लिखी हुई भाषा, या जो हमारी मैगज़ीन या पत्रिकाएं होती हैं उसमें लिखी हुई भाषा। इसके अतिरिक्त जो होर्डिंग्स पर लिखी होती है या आपको किसी पैकेट पर लिखी हुई मिलती है, वो सभी लिखित भाषा ही होती है। भाषा का एक तीसरा रूप भी है जो मुख्य भाषा से नहीं जोड़ा जाता है, पर ये भी एक मान्य भाषा का रूप माना जाता है। इसमें आपको ऐसी भाषा मिलती है जो कि हम जो सामान्य लोग हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, पर जो दिव्यांगजन हैं, यानी कि जो कुछ अलग लोग हैं जिनमें दिव्यांगता है, वो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा, यानी कि संकेतों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। यह भाषा का तीसरा रूप माना जाता है। इस माध्यम से दिव्यांगजन अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वे संकेतों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करते हैं। जैसे कई बार सिर हिलाना, उसका मतलब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। अगर हम आगे की तरफ सिर हिलाते हैं तो उसका मतलब हाँ हुआ, और अगर हम दाएं से बाएं सिर हिलाते हैं या बाएं से दाएं हिलाते हैं तो इसका मतलब ना होता है। और दिव्यांगजन बहुत तरीके के संकेतों का प्रयोग करते हैं अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाने के लिए। ये मानकीकृत रूप नहीं माना जाता है, पर हमारे यहाँ पर इस भाषा में बहुत कार्य किया गया है। जैसे ब्रेल लिपि का जो आविष्कार है वो भी दिव्यांगजन के लिए है, वो भी संकेतों के द्वारा ही पढ़ी जाती है। उसमें कुछ बिंदु बनाए जाते हैं, वो सांकेतिक भाषा के रूप होते हैं। या जो हमारे दिव्यांगजन हैं वो इसी प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कई बार पुराने टाइम में दिखाते हैं कि जो समाचार सुनाए जाते थे उसमें कुछ विशेष समाचार करके आते थे, उसमें दिव्यांगजनों के लिए समाचार प्रस्तुत किए जाते थे जो कि इशारों से किए जाते थे, संकेतों से किए जाते थे। अब है हमारा भाषा कौशल। भाषा कौशल यानी कि कोई भाषा सीखने में कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है या उनकी कितनी स्किल्स होती हैं या कौन से कौशल होते हैं, वो हम बताते हैं। भाषा के 4 कौशल हैं मुख्य रूप से: पठन, पढ़ना, लेखन या लिखना, बोलना और सुनना। कोई भी चीज़ हम पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज़ हम लिख सकते हैं,
बोल सकते हैं और दूसरे की बातों को सुन सकते हैं। ये हमारे 4 मुख्य कौशल होते हैं। इन चारों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी का भी विकास कम है तो हमारी भाषा समृद्ध नहीं होगी। अब इनके विकास का एक क्रम भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम लिखना पहले सीख जाएं या हम सुनना पहले सीख जाएं या हम बोलना बाद में सीखें, ये नहीं होता है। उसका एक निश्चित क्रम है। जैसे प्रथम स्तर पर हम सुनना सीखते हैं। एक छोटा बच्चा है, वो हमारी बातें सुनता है। जो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने का बच्चा होता है, वो पहले हमारी आवाज़ें सुनने की कोशिश करता है, फिर वो बोलने की कोशिश करता है। पहले वो शुद्ध शब्द नहीं बोल पाता, पर वो बै, मैं, पै ऐसे रोते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, तो वो पहले पढ़ना सीखता है और उसके बाद में लिखना सीखता है। यानी कि विकास क्रम है हमारा, पहले सुनना, फिर बोलना, पढ़ना और लिखना। इस प्रकार से इन कौशलों को हमने 2 भागों में बांटा। एक होते हैं ग्रहणशील कौशल और दूसरे होते हैं उत्पादक कौशल। ग्रहणशील का मतलब है जो कि हम ग्रहण करते हैं, जिसमें हमारा सुनना और पढ़ना आता है। कोई चीज़ हम सुनते हैं तो उसे हम ग्रहण करते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं तो भी हम उसे आत्मसात करते हैं। इसे हम रिसेप्टिव स्किल्स भी कहते हैं। उत्पादक में हम कुछ चीज़ उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्टिव स्किल, जिसमें बोलना और लिखना होता है। अभी मैं बोल रही हूँ तो कुछ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, और जो लिखा हुआ है इसमें भी कुछ बताया गया है। अब ये हमारे 4 कौशल थे: पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। अब उसके बाद हमारे जो भाषा को हम आदान प्रदान का एक उत्तम साधन कहते हैं। अब हम इसमें से भाषा के प्रकार बोला है मैंने, ये प्रकार भी कह सकते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि भाषाओं को हम ऐसे ऐसे बांट सकते हैं, जिसमें पहली होती है मातृभाषा, दूसरी होती है राष्ट्रभाषा, तीसरी हमारी राजभाषा और चौथी ये भाषा नहीं, इसे हम बोली कहते हैं, जो कि साधारण बोलचाल में या कुछ निर्धारित स्थानों पर, प्रदेशों में बोली जाती है। तो आइए हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ये क्या है? मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण करता है। माँ बच्चे के सबसे नज़दीक होती है। बच्चा अपनी माँ द्वारा बोले गए अक्षरों को धीरे धीरे ग्रहण करता है और उन्हें बोलना सीख जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहले वो ग्रहण करता है, यानी कि सुनता है और फिर बोलना सीख जाता है। अतः वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी मातृभाषा जो हमारे घरों में बोली जाने वाली भाषा है। जैसे हम उत्तर भारत में रहते हैं तो ज़्यादातर लोग घर में हिंदी ही बोली जाती है, पर वैसे कुछ लोग हैं जिनमें पंजाबी, हरियाणवी या भोजपुरी, गढ़वाली, इस तरीके की भाषा भी बोली जाती है, तो वो हमारी मातृभाषा में आती है। अब है हमारी राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकतर निवासी करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत में हिंदी, अमेरिका में अंग्रेजी भाषा, यानी कि ये वो भाषा होती है जिसमें अधिकतर लोग बोलते हैं। उस देश की जनसंख्या का लगभग 50 से 60% जो भाग है वो वही भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत में हिंदी भाषा है, अमेरिका में अंग्रेजी भाषा है, बाकी और जगहों पर अलग अलग तरह की भाषा हो सकती है। जैसे फ्रांस में फ्रेंच हो, जर्मनी में जर्मन हो, और भी तरीके की भाषाएं। ये हमारी राष्ट्रभाषा थी। राष्ट्र मतलब देश, यानी कि देश में बोली जाने वाली अधिकतर जनसंख्या द्वारा वो भाषा हमारी राष्ट्रभाषा। अब कुछ विशेष बताते हैं हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को मिला है। अतः भारत में वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि आज़ादी के बाद हमने हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, तो इसीलिए हमने इसे अपनी राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा दोनों के रूप में स्वीकार किया, और जो कि हमने 14 सितंबर को किया था। अनुच्छेद था हमारा 343 और सन है 1949, इसलिए 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मुख्य रूप से विद्यालयों में मनाया जाता है, और जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें ही मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में वहाँ कुछ कार्यक्रम होते हैं, गीत, संगीत, नाटक वगैरह किए जाते हैं।
इस प्रकार से हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अब है हमारी राजभाषा। जो भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है, यानी कि जो सरकारी दफ्तर होते हैं उनमें जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, प्रयोग की जाती है, फॉर्म भरने के लिए, कोई कार्य में पत्र लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, प्रार्थना पत्र लिखने के लिए, तो वो भाषा हमारी राजभाषा कहलाती है। जैसे हिंदी में आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर भारत में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, कुछ जगहों पर अंग्रेजी भी की जाती है। अब आता है हमारा बोली। बोली का मतलब बोलने से है, जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं, यानी बोली का अभिप्राय स्थानीय तथा घरेलू बोली से है। यह किसी साधन विशेष में अपनाई जाती है, यह किसी स्थान विशेष में अपनाई जाती है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं है। लोकगीत, लोक कथाएँ आदि ही इसको समृद्ध बनाते हैं, जैसे बीकानेरी बोली, मेवाड़ी बोली आदि, यानी कि ये कुछ क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। ऐसा नहीं कि मेवाड़ी भाषा भारत के हर क्षेत्र में बोली जाती है, ये राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती है। बीकानेरी भी राजस्थान में, जैसे भोजपुरी है वो बिहार में बोली जाती है। तो इस तरीके की बोली जो एक विशेष स्थान पर बोली जाती है वो हमारी बोलियाँ कहलाती हैं, और इनका क्षेत्र जो है वो सीमित है, ऐसा नहीं कि सब जगह फैली हुई है। ये कुछ जगहों पर बोली जाती है, उसे समझने वाले भी कुछ लोग ही होते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, यानी कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा उसे हम बोली कहते हैं। इसका कोई साहित्य नहीं होता, यानी कि इसमें ना आपको उपन्यास मिलेंगे, ना आपको कहानी, कविताएँ, ग्रंथ, ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। अब हम बताते हैं आपको भाषा और बोली में अंतर। दोनों ही चीज़ें बोलने के लिए प्रयोग की जाती हैं, दोनों से अपने भाव प्रकट किए जाते हैं, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर इसे बोला जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बोली बोलने वाला भाषा नहीं जानता है, या पर भाषा बोलने वाला उस बोली को जानता है, ये कहना कठिन होगा। बोली एक सीमित क्षेत्र में ही प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि इसका क्षेत्र सीमित है। भाषा का अपना लिखित साहित्य और व्याकरण होता है। जैसे मैंने हिंदी भाषा लिखी तो उसको मैंने एक प्रॉपर तरीके से लिखा है कि कहाँ पर संज्ञा आनी चाहिए, कहाँ पर क्रिया आनी चाहिए, पर बोली केवल उच्चारण तक सीमित होती है, उसको लिखने का तरीका नहीं होता है। बोली में व्याकरण और सिद्धांतों को महत्व न देकर कहावतों, लोकगीतों और लोक कथाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि इसमें व्याकरण नहीं होता है। लोग जिस प्रकार से उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं वो उसी तरीके से प्रयोग की जाती है। जैसे कहावतें आपने सुनी होंगी, थोथा चना बाजे खाना, पर इसका कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही इसका प्रयोग है, पर इसको हम किसी प्रसिद्ध जगह पर या हम इसको किसी किताब में ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब है विशेष, ये हमारी हिंदी भाषा के बारे में और हमारी भारत की भाषाओं के बारे में बताया गया। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें सबसे पहले हिंदी, संस्कृत, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, नेपाली, उर्दू, बोडो, डोगरी, तेलुगु, सिंधी, संथाली, पंजाबी और उड़िया भाषाएं। प्रारंभ में जब हम आज़ाद हुए और हमारा संविधान बना तो ये भाषाओं की संख्या 15 थी, फिर धीरे धीरे 18 हुई और फिर धीरे धीरे इनको 22 कर दिया गया, जिसमें कुछ विशेष क्षेत्र की भाषाएं, जैसे संथाली भाषा झारखंड में बोली जाने वाली भाषा है, तेलुगु हमारी आंध्र प्रदेश की भाषा है। इसी प्रकार से अलग अलग तरीके की भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों से मुख्य रूप से जुड़ी हैं। कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। ठीक, अब है हमारा लिपि। ये शब्द जो आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, इनको लिखने का कोई ना कोई तो तरीका हो गया ही, वो तरीका क्या है वो हमें लिपि से पता चलता है। भाषा के लिखित रूप में ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। इन्हें हम ध्वनि चिन्ह कहते हैं। जैसे मैंने जिन बोला, इससे कोई ना कोई आवाज़ आ रही है। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अपने भावों एवं विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने और स्थायी रूप प्रदान करने के लिए मनुष्य ने लिखने का ढंग का विकास किया। यानी कि हमारे जो ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, महाभारत, ये बहुत पहले लिखे गए थे। अगर वो लिखे नहीं जाते तो हम उन्हें आज के समय में नहीं पढ़ पाते। तो जो लिखित साहित्य है वो आगे की पीढ़ी के लिए बना रहे, उसके लिए हमने एक लिपि विकसित की। ये लिपि हर भाषा की अलग अलग होती है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि में लिखी गई भाषा हमेशा
उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखी जाती है, ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। तो जो भाषा है, जो लिखित चिन्ह हमारे हैं, वो हम लिपि के अंतर्गत लिखते हैं। भाषा के लिखित रूप के में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग है वो हमारी लिपि है। आगे हम देखते हैं अलग अलग भाषाओं की कुछ अलग अलग लिपियाँ हैं। जैसे संस्कृत और हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में लिखी जाती है, मराठी भी देवनागरी में, नेपाली देवनागरी में, क्योंकि ये भारतीय भाषाएँ हैं। फ्रांसीसी रोमन में लिखी जाती है, अंग्रेजी भी रोमन में, पंजाबी गुरुमुखी में, कोंकणी भी देवनागरी में, जर्मन रोमन भाषा में लिखी जाती है, और बंगाली बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। यानी कि ये कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां दी गई हैं। अब लिपि हो गया, हमारे शब्द चिन्ह हो गए, पर अगर हम उन्हें लिखेंगे नहीं सही तरीके से तो उनका अर्थ सही से प्रकट नहीं होता है। तो उस अर्थ को सही से प्रकट करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। यानी कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना यानी कि किसी चीज़ को विश्लेषण करना, यानी कि किसको हमें बड़ा करके उसका शुद्ध रूप दिखाना है। यानी कि शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, उसमें शब्दों की रचना कैसे होगी, वर्णों की रचना होगी, वो होता है हमारा विश्लेषण करना। यानी हम विश्लेषण कैसे कहते हैं, यानी व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना व्याकरण वर्ण, शब्द एवं वाक्य की रचना को व्यवस्थित करता है। व्याकरण का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ही हमें भाषा का असली परिचय देता है। व्याकरण के कारण ही भाषा में सदा एकरूपता बनी रहती है। व्याकरण ही भाषा के मनमाने और अशुद्ध प्रयोग पर अंकुश लगाने वाला एकमात्र साधन है। व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्यों को विस्तार से समझाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने कोई भाषा लिखी, कोई भाषा कैसे बोली, वो हमें व्याकरण बताता है। अगर हम व्याकरण के अनुसार ही वो भाषा लिखेंगे, बोलेंगे, तभी वो शुद्ध मानी जाएगी, नहीं तो वो अशुद्ध मानी जाएगी। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। यानी कि भाषा हम बोल तो लेते हैं, कुछ लोग बोली में बोलते हैं, क्योंकि बोली का अपना व्याकरण नहीं है, इसीलिए उसे हम मानकीकृत नहीं मानते हैं। पर जो भाषा व्याकरण के आधार पर लिखी जाती है वो शुद्ध भाषा होती है, उससे सर्वमान्य माना जाता है। यानी कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। अब मानक भाषा क्या है? मानक भाषा है विद्वानों, मानक का मतलब ही होता है स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्डाइज्ड, यानी कि विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा रूप मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दी जाती है। यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे लिखने का तरीका जो कि सर्वमान्य और शुद्ध है, वही भाषा में प्रयोग किया जाएगा और वही भाषा मानक भाषा कहलाएगी। जैसे यहाँ पर हमने अमानक रूप दिया है, मानक रूप दिया। जैसे कई जगह आपने गए ऐसे लिखा होगा, पर गए का सही इस तरीके से, चाहिए का शुद्ध चाहिए है, यानी कि ए बनाना है, या यज्ञ पर ए की मात्रा नहीं लगानी है। नई में या पर बड़ी की मात्रा नहीं लगानी है, गलत है। नई में ना और बड़ी की मात्रा ही लगानी है। ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं मुझे एक चीज़ चाहिए, चाहिए नहीं, वो चाहिए होता है। तो जो शुद्ध रूप है वही हमारी मानक भाषा मानी जाती है। साहित्य, अब पहले जैसे अभी हमने बोली और भाषा के अंतर में देखा था कि बोली का अपना साहित्य नहीं होता है। तो साहित्य क्या होता है? प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडार है। यह ज्ञान का संचित कोश, युगों से प्राप्त ज्ञान को एकत्र किया जाता है। एकत्र किया गया ज्ञान ही साहित्य, यानी कि ये ऐसा ज्ञान है जो पुराने समय से चला आ रहा है और वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी है। जिसमें मैंने आपको महाभारत, रामायण, गीता का उदाहरण दिया, कुरान है, बाइबल है, ये सारी चीज़ें हमारे साहित्य में आती हैं। और अभी हम जो किसी का उपन्यास पढ़ते हैं, प्रेमचंद जी का पढ़ते हैं, या हम और कोई कहानी कविताएं पढ़ते हैं, वो अभी तो नहीं लिखी गई हैं,
वो बहुत पुरानी लिखी गई हैं, और जो पुरानी लिखी गई कहानी कविताएं हैं उनका संचय करके रखा जाता है ताकि वो आने वाली पीढ़ी को ज्ञान प्रदान कर सके। वही हमारा साहित्य है। अब ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। संचित का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ जो लिखा हुआ साहित्य है या ज्ञान है उसे हम साहित्य कहते हैं। साहित्य के प्रकार, साहित्य दो प्रकार का होता है, यानी कि गद्य और पद्य। गद्य और पद्य में आपका अलग अलग आता है। जैसे गद्य में आपके आगे देखते हैं क्या आता है। गद्य में जिन विचारों को साधारण रूप में लिखते हैं वे गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक, पत्र आदि। जैसे आपने पढ़ते हुए ना अपठित गद्यांश, इस तरीके से, तो वो जो कहानी के रूप में है, जीवनी, उपन्यास के रूप में, वो हमारा गद्य साहित्य जो हम कहानियाँ पढ़ते हैं। और पद्य साहित्य में आता है जिन विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है वे पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कविता, गीत, पद्य, दोहा, छंद, चौपाई आदि। यानी कि पद्य में हमारी कविताएं, गीत, छंद, दोहे, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो साहित्य दो प्रकार का हुआ, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। अब हमारा है व्याकरण, जो कि पहले बताएं। व्याकरण को हमने 3 भागों में बांटा है मुख्य रूप से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। शब्द विचार और वाक्य विचार का वीडियो पहले बना चुकी हूँ, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। पर ये तीनों ही हमारे शुद्ध भाषा लेखन, बोलने और समझने में सहायक होती हैं। तो व्याकरण वैसे भी हमें शुद्ध रूप बताता है, और इन तीनों के माध्यम से हमने पूर्ण रूप से भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा है। आशा है आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।